हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि अगला पेपर सोशल साइंस का बोर्ड वालों का भी है और NIS वाले दोनों के लिए ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैंने कहा दोनों का सिलेबस सोशल साइंस का लगभग में सेम है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो बेझिझक होकर देख सकता है, वो चाहे कोई से भी लाइक 10th क्लास में होगा, कोई से भी सब्जेक्ट मतलब कोई से भी बोर्ड से होगा, उन सबके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। फिलहाल तो ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, 10th CBSE बोर्ड का। एंड NIS के अंदर भी मेरे 4-5 क्वेश्चन मैंने देखे उतरे हुए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मर्ज करके लाया जाए दोनों के लिए। तो अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और नीचे दिए हुए नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करने के लिए जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका है बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर एक नंबर वाले क्वेश्चन चलेंगे अभी। तो इंग्लिश में लिखा है, वो रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है, तो ये कहा था, ये कथन ऑस्ट्रियाई राजनेता क्लेमेंस वॉन मेटरनिक का था। और अगर आपके ऑप्शन में मेटरनिक आ जाए तो भी आप लिख देना। 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1 लाइनर में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, तो आपको डायरेक्ट आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है कि ईंधन के रूप में उपरों का उपयोग को क्यों हतोत्साहित करना चाहिए। यानी कह रहे हैं ईंधन के रूप में उपलों के उपयोग को क्यों हतोत्साहित करना चाहिए। तो लिखा है क्वेश्चन इंग्लिश में, व्हाई शुड द यूज ऑफ कैटल केक एज फ्यूल बी डिस्करेज्ड। ठीक है, व्हाई शुड द यूज ऑफ कैटल केक एज फ्यूल बी डिस्करेज्ड। तो आंसर में है हमारे सामने ऑप्शन, उपले खेतों में उर्वरक के रूप में अधिक उपयोगी होते हैं, उनके जलने से वायु प्रदूषण होता है, इससे जैविक संसाधनों की बर्बादी होती है। तो पहले तो है, उपले खेतों में उर्वरक के रूप में अधिक उपयोगी होते हैं। उपले आप लोगों ने देखे होंगे, गांव में अपने छोटे छोटे देखे होंगे, अलग अलग आकार में छोटे छोटे चिपके होते हैं। ठीक है, देखा है आप लोगों ने, बताइए यस और नो। हाँ, वही गाय के गोबर से बनता है। उनके जलने से वायु प्रदूषण होता है, ठीक है, और उसमें जैविक संसाधनों की बर्बादी भी होती है। कैटल केक, वाह क्या वर्ड यूज़ किया है वो इंग्लिश वालों ने, कैटल केक, यानी कि पशुओं का केक है वो कैटल केक। देखो अगली बात करता हूँ मैं, ये इंग्लिश में भी आप देख लीजिएगा। अगला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा गया है, पिछले साल भी पूछा गया था, और मैंने सोचा चलो इसे रिपीटेड क्वेश्चन में डालते हैं। फिलहाल तो ये क्वेश्चन पेपर तो इसमें डालने की जरूरत पड़ी नहीं, अगर होता तो भी मैं ये वाला ही डालता। अगला है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में एक अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लिखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज बाय स्टैंडिंग एनी वन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन की बात कर रहा है। तो याद रखना, दबाव समूह जो है ना, वो नीतिगत परिवर्तन लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, जबकि राजनीतिक दल जो है वो चुनाव लड़कर सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी कि दबाव समूह का मतलब ही होता है कि प्रेशर में डालना। ठीक है, सामने जो गवर्नमेंट होती है उसको प्रेशर में लाने का काम जो होता है वो दबाव समूह का होता है, और राजनीतिक दल जो है वो चुनाव लड़कर सरकार बनाने का अपना प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि कुल मिला के दबाव समूह जो है ना, यानी प्रेशर ग्रुप जो है ना, उनका ये काम नहीं है यार, कि ये काम नहीं है प्रेशर ग्रुप का कि भाई हमें सरकार बनानी है। उनका काम ये है कि प्रेशराइज करना है। जैसे यूट्यूबर है एक ध्रुव राठी, वो उसका काम क्या है, प्रेशराइज करना है कि गवर्नमेंट को, ठीक है, प्रेशर में डालना है। ठीक है भाई, तुमने ये गलत काम किया तो ये, अब ऐसे वो तो अब तो वो हो गया कि चलो पार्टी से है, चलो उसका नाम नहीं लेते, बेटर है। कुछ होता है जो कि प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं। ठीक है, एक समय 2013 में अन्ना हजारे के द्वारा एक आंदोलन हुआ था, वो भी एक प्रेशर ग्रुप की तरह ही था। ठीक है, तो मतलब ऐसा जो गवर्नमेंट जिससे इफेक्ट हो ना, उस तरह के मूवमेंट को कहा जाता है प्रेशर मूवमेंट। ठीक है, यानी प्रेशर ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ मैं। फिलहाल हम बात करेंगे जबकि राजनीतिक दल जो है वो चुनाव लड़कर सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, यानी कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ठीक है, आपका BJP, ये सब क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, ये आके उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। वैसे पॉलिटिक्स के अंदर ये इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, बाकी जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो नहीं चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला है, भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया। भारत के अंदर बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया है। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन का आंसर कैसे है, तो वैसे इंग्लिश में बोल दो, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया के अंदर क्यों है, 1 नंबर में पूछा गया है। तो लिखा है, भारत के विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना के कारण बहुदलीय प्रणाली आवश्यक थी, ताकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके।
ठीक है। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि भैया भारत जो है ना वो अलग अलग सामाजिक और संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है और धार्मिक संरचना के कारण वहाँ पे अलग अलग दल देखने को मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, एक फिर वही बात बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में रहने वाला कैसे कोलकाता या फिर केरला के ऊपर अपना शासन कर सकता है, क्योंकि केरला के अंदर जो रह रहा है वो केरला को बेहतर जानता है। ठीक है, केरला उनकी सोच में है, केरला उनकी मिट्टी उनको जानते हैं, वो बेहतर जानते हैं। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी की ज़रूरत है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए ताकि हर एक बंदा क्या करे, अपने अपने क्षेत्र से लड़ सके, क्षेत्र को समझ सके और क्षेत्र को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सके। ठीक है, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने ये भी क्लियर किया होगा। ठीक है, तो कुल मिला के मेरा यही कहना है आप लोगों से कि भाई अपना इस क्वेश्चन को करके जाइएगा, बहुत है ना, दलीय प्रणाली की ज़रूरत को पड़िए, उस पर फोकस कीजिए, उसे लेकर जाइएगा। ठीक है, समझ में आ गया यस और नो। चलो अगला देखते हैं। ठीक है, इसी के अंदर ये वाला ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है हमारे सामने। अगला है हमारे सामने क्वेश्चन, वर्ग विशेष के दो समूहों क्या लिखा है, वर्ग विशेष के दो हित समूहों के नाम लिखिए। नेम एनी टू सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, यानी कि ऐसे ग्रुप्स के बारे में बात कीजिए आप। ठीक है, जो वर्ग विशेष हैं, दो हित समूहों के बारे में बात करना है। बताइए, बताओ, मुझे बताओ। टेल मी। पहले तो भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान संघ का मतलब क्या होता है बताइए। भारतीय किसान संघ जो है ना, हाँ, उनका काम क्या है, गुड, भारतीय किसान संघ का काम ही है कि अगर किसानों की पूरी कोई चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है, अगर किसी भी तरह का, ठीक है, अगर उनको उनको ज़रूरत है किसी चीज़ की और वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, तो भारतीय किसान संघ जो है ना, भारतीय किसान संघ जो है वो क्या करेगा, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के भी कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया, बोलो यस और नो, है ना। तो भारतीय किसान संघ का मतलब ये है कि भाई किसानों के लिए बना ये संघ। अगला ट्रेड यूनियन, ये ट्रेड यूनियन जो होता है वो कर्मचारियों के लिए होता है, वहाँ के रहने वाले, है ना, वो कंपनी के अंदर काम करते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, उन लोगों के लिए होता है। ठीक है, अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कार्यालय तथा कारखाने उन क्षेत्रों में क्यों स्थापित करती जहाँ उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन और रास्ते से सस्ते से मिल जाए, बताओ। तो क्वेश्चन है, व्हाई डू MNCs set up their offices and factories in those regions where they get cheap labor and other resources? तो इसका जो आंसर होगा उत्पादन लागत कम करने के लिए था, दूसरा सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता के कारण, और तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का आसान और सस्ता उपयोग। सो ऑब्वियस सी बात है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और कार्यालय जो है ना वो इसलिए भी क्षेत्र स्थापित आसपास करती हैं क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले तो उत्पादन लागत बहुत कम आता है वहाँ पे। ठीक है, सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है वहाँ पे, फिर प्राकृतिक संसाधनों को आसान और सस्ता उपयोग करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यापारियों द्वारा उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई गई है तो किस उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत वह नुकसान की भरपाई के लिए उपभोक्ता न्यायालय जा सकता है। तो ऑब्वियस बात है, उपभोक्ता न्याय पाने के अधिकार यानी राइट टू सीक रेडरेस जो है ना उसके अंतर्गत उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकता है। ठीक है, न्याय पाने का अधिकार। ठीक है, अ कंज्यूमर कैन अप्रोच द कंज्यूमर कोर्ट अंडर द राइट टू सीक रेडरेशन। अगला है, ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर क्यों अनिवार्य है। वाई इज द सुपरविजन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन नेसेसरी। ठीक है, ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर क्यों अनिवार्य है, तो आंसर है अनैतिक व्यवहार रोकने के लिए। ठीक है, कोई भी मिसयूज़ ना करे किसी चीज़ को। ठीक है, कोई मोरलिटी के खिलाफ ना हो। ठीक है, यानी कि टू प्रिवेंट अनएथिकल प्रैक्टिसेस। फिर आता है उधारकर्ताओं के शोषण से बचाने के लिए, यानी टू प्रोटेक्ट बोरोवर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। फिर तीसरा है वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए, यानी टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, चलिए अगला है, 1830 का दशक यूरोप में भारी आर्थिक कठिनाइयाँ लेकर आया था, तर्कों सहित कथन की पुष्टि कीजिए। यानी कि द डिकेड ऑफ 1830s had
ब्रॉट ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गूमेंट। तो कुल मिला के हमें ये बताना है कि 1830 का दशक जो यूरोप में भारी आर्थिक कठिनाइयाँ लेकर आया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको कैसे, तो पहले तो है खाद्य संकट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, यानी कि जो नॉर्मल चीज़ें जो थी ना, नॉर्मल फूड भी जो था, उनकी जो वो था ना, उनका जो इन्फ्लेशन रेट था बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। दूसरा, बेरोजगारी बढ़ी थी, जिससे श्रमिक वर्ग भी प्रभावित हुआ। ठीक है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ने पे देखने मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा राइज हुआ, जिससे जो एक वर्किंग क्लास था ना, वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ। फिर थर्ड आता है क्रांतिकारी आंदोलनों की वृद्धि हुई, यानी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बेरोजगारी और महंगाई होगी तो एक ऐसा श्रमिक वर्ग आएगा जो क्रांतिकारी आंदोलन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा और उससे ही अपने अधिकार मांगने के प्रयास करेगा। ठीक है, और ये चीज़ें हमें देखने को मिलती भी है। आगे आता है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस प्रकार का झंडा तैयार किया गया था, इसकी मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ फ्लैग वाज डिजाइन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स। लिखा है झंडे में लाल, हरे और पीले रंग का संयोजन था। ठीक है, इसमें 8 कमल और 1 सूर्य एवं चंद्रमा का चित्र था। अगला है यह भारतीय एकता और स्वदेशी भावना का प्रतीक था। और पिछली बात है, झंडे में लाल था, हरा था और पीले, ये 3 रंग थे, उसका संयोजन था। इसमें 8 कमल थे और 1 सूर्य, 1 चंद्रमा था। यह भारतीय एकता और स्वदेशी भावना का प्रतीक था। ठीक है, समझ में आ गया? ओके ओके, चलो अगला आता है असम में बगानी मजदूरों की महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज के बारे में अपनी अलग अलग अवधारणा थी, एक्सप्लेन करके बताइए। ठीक है, असम में बगानी मजदूर यानी कि द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट। लिखा है उनके लिए स्वराज का अर्थ था अपने गांव वापस लौटने की आज़ादी, और उन्होंने गांधी जी के संदेश को अपने जीवन की कठिनाइयों से जोड़ा और उन्होंने आंदोलन में भाग लेने पर अपनी आवाज़ बुलंद की। ठीक है, समझ में आ गया? स्वराज का मतलब गांव वापस लौटने की आज़ादी थी। वैसे स्वराज की जो मांग थी ना, वो बहुत पहले से उठ चुकी थी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उनके समय से ये स्वराज की एक मांग थी। फिर उनके बेटे संभाजी महाराज भी थे। ठीक है, वो भी एक सूर पुत्र थे। ठीक है, सिंह पुत्र थे, आप कह सकते हो। तो उनके बाद से जो स्वराज की मांग बढ़ी थी, पहले मुगलों से स्वराज की मांग, फिर अंग्रेजों से स्वराज की मांग। तो ये स्वराज का मतलब था खुद का राज, हर एक व्यक्ति का राज। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला था 12 तक कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, वे एक दूसरे से कैसे भिन्न थे। लिखता है कृषि आधारित उद्योग यानी जैसे कपड़ा। ठीक है, तो कहना चाह रहा है कि कच्चे माल के आधार पर आप उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, यानी क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अगर मैं बोलूँ तो कृषि आधारित एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कपड़ा उद्योग वगैरह था, खनिज आधारित यानी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जैसे इस्पात उद्योग वगैरह था, फिर तीसरा आता है वन आधारित उद्योग जैसे कागज वगैरह था। ठीक है, समझ में आ गया? ये सब कुछ था। अगला आता है 13th, अगला आता है ऊर्जा उपभोग की बढ़ती दर को नियंत्रित करने और ऊर्जा संरक्षण के लिए कोई 3 उपाय बताइए, यानी सजेस्ट एनी एक्सप्लेन एनी 3 मेजर्स टू सॉल्व द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग एनर्जी कंजम्पशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन और कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, यानी कि ऊर्जा उपभोग जो आज की डेट में बढ़ता जा रहा है, ऊर्जा संरक्षण की बात कर रहा है, कोई 3 उपाय आपको बताना है। तो लिखा है अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग का बढ़ना। अक्षय ऊर्जा क्या होता है? अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो दोबारा हो जाए। ठीक है, रिन्यू कर सकते हैं, ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करो जो दोबारा आपको मिल जाए, ऐसे रिसोर्स का यूज़ करो, एनर्जी रिसोर्स। दूसरा, ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना, यानी एडॉप्टिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस के बारे में बात करो। फिर थर्ड आता है सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करना, यानी प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्यों ज़बरदस्ती अपनी कार बाइक वगैरह लेकर घूमना है अगर तुमको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि इससे पेट्रोल बहुत ज़्यादा वो होगा, आने वाला फ्यूचर पेट्रोल नहीं देख पाएगा, तो तकलीफ हम ही को होगी। चलो भाई, 14th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इवनिंग, मतलब 14 क्वेश्चन करा दिया हमने, कोई छोटी बात नहीं है, वो 15 मिनट के अंदर, बहुत जल्दी है हम। भारत में औद्योगिक विकास के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय निम्नीकरण को कम करने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। लिखा है सजेस्ट एनी 3 मेजर्स टू रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि सजेस्ट एनी मतलब कोई भी 3 मेजर्स आपको रिड्यूस एनवायरमेंट को रिड्यूस करने के
के लिए आपको बताने हैं कोई 3 कारण। तो पहले तो उद्योगों के लिए सख्त पर्यावरणीय नियम लागू करना, यानी कि आपको पहली बात तो ये होना चाहिए कि भाई लोग जहाँ पे जिस जगह पे इंडस्ट्री हो रही है, क्या वो जो क्लाइमेट है वो उसके अनुकूल है या नहीं है, ये मैटर करना चाहिए। दूसरा है कि हरित तकनीकी और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना है, ठीक है। यानी कि आज के डेट में आप देख सकते हैं कि भाई जो वो है ना, मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस करना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। किस पर फोकस करना है? ग्रीन टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। यानी कि जो मतलब रिन्यूएबल चीज़ें को यूज़ करो, फिर आपका नेचर से मिलने वाली चीज़ों का यूज़ करो। एंड द लास्ट इज़ वनीकरण और पर्यावरण, यानी कि प्रमोट करना है आपको इको फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ करना है। जैसा कहते हैं ना भाई, प्लास्टिक के पत्तल का यूज़ मत करो, है ना, पत्ते के पत्तल का यूज़ करो जो कि नेचर से मिलता है। तो ये सब कुछ क्या है, ये कहीं न कहीं हमें दोबारा इको की तरफ, यानी दोबारा एनवायरनमेंट की तरफ खींच रहा है अपनी तरफ, और ये ज़रूरी भी है, वरना आगे जाके हम चीज़ों को बहुत ख़राब कर देंगे। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि भाई एनवायरनमेंट से क्वेश्चन 2-3 पूछे ही जाते हैं, बाकी इसके आगे के क्वेश्चन्स हम अगली वीडियो में करेंगे। क्या आप लोगों को ये बेहतर लग रहा है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं या कुछ नया करना है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। और हाँ, छोड़ो कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। गुड नाइट।